बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीएस ने, पर्सनल सेक्रेटरी ने, उसने फोन करके गेस्ट हाउस बुक करवाया था इन लड़कों के लिए। मैं आपको विजय सिन्हा का बयान सुनवा रहा हूं। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये सिकंदर कुमार यादवेंदु रांची जेल में लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनी अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था नियमानुसार आवंटन की कार्य। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ, ये वो व्यक्ति हैं प्रदीप कुमार जिनको फोन गया था, जो विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीएस ने फोन किया, इनको फोन किया था। ये कह रहे हैं कि मैंने आगे मैसेज कर दिया था, गेस्ट हाउस बुक हो गया था, उसमें लड़के ठहरे थे, उनको पेपर मिला था, अगले दिन वही पेपर आया था। एक बार फिर नीतीश के पास चलते हैं। अब ये सारे किरदार जो हैं इस पूरे घटनाक्रम के, वो एक बार जरा नीतीश आप बता दीजिए। नीतीश, तेजस्वी यादव पर सीधे तेजस्वी यादव के पीएस पर इल्जाम लगा रहे हैं उप मुख्यमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल। तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम कुमार, जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, और इन्होंने ही फ़ोन किया था सिकंदर यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने के लिए प्रदीप कुमार को, जो कि NHI के एक अधिकारी हैं। तो एक बार नहीं 2 बार फ़ोन किया। डिप्टी सीएम ने बताया है कि 1 मई को पहली बार किया और फिर 4 मई को दूसरी बार किया। परीक्षा 5 मई को थी। अब इसमें एक बात यह भी साबित होती है कि क्या 1 मई को ही सिकंदर को ये पता था कि पेपर लीक होने वाला है? क्योंकि 1 मई और 5 मई में 4 दिन का फासला है, और 1 मई को ही वो कह रहा है कि हमें रूम चाहिए अपने साले के बेटे अनुराग यादव के लिए। तो ये अब इससे में ये भी बात निकलती है कि आखिर इतना पहले कैसे उसको पता था और इसलिए वो रूम बुक कर रहा था। दूसरी बात कि इसके लिए दूसरी बार भी फ़ोन आता है प्रीतम कुमार का, यानी सिकंदर उनके लिए कितना अहम है कि जिसके लिए वो 2 बार फ़ोन करता है प्रदीप कुमार और को। ये प्रीतम कुमार कहाँ है? ये खामोश है तब से। आप इससे रिश्तों की मजबूती भी समझ सकते हैं। देखिए, मैंने फ़ोन पर बात की थी उनसे कल, तो उन्होंने इन सारी बातों से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं यादव जाति का हूं, वो भी यादव हैं, इसलिए लोग रिश्ता जोड़ लेते हैं, मेरा कोई उनसे रिश्ता नहीं है सिकंदर से। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने फ़ोन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जूनियर इंजीनियर रैंक का जो अधिकारी है वो यादवेंदु है और सिकंदर यादवेंदु है, और ये भी जो NHI के अधिकारी इसको देखते हैं गेस्ट हाउस को, वो भी जूनियर इंजीनियर रैंक का है। तो दोनों में परिचय होगा, इस नाते बुकिंग हो गई होगी। तो सिरे से खारिज किया था उन्होंने मेरे से फ़ोन पर बातचीत को। लेकिन अब कॉल डिटेल के साथ जब बातें आ गई हैं, पूरे प्रमाण के साथ डिप्टी सीएम ने ये बातें रखी हैं, और चूंकि इसके लिए पूरी उन्होंने जांच की है, तो उसमें अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि जो मंत्री जी का नाम आ रहा था रजिस्टर पर, ये मंत्री कौन है, किसके संदर्भ में मंत्री कहा जा रहा था। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि वो मंत्री तेजस्वी यादव के पीएस के बारे में कहा जा रहा है। और चूंकि तेजस्वी यादव अभी तो मंत्री नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई एक बार मंत्री होता है वो हट भी जाता है, तो उसके लिए लोग उसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई विधायक नहीं भी है तो आप देखेंगे क्षेत्र में लोग उनको विधायक जी ही कहते हैं। तो मंत्री शब्द का इस्तेमाल यहाँ ये साफ तौर पर दिख रहा है कि चूंकि फोन आया था तेजस्वी यादव के आवाज से, उनके पीएस से, इसलिए ब्रैकेट में मंत्री लिख दिया गया। तो अब धीरे धीरे ये सारी बातें साफ हो गई हैं, और चूंकि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर दी है डिप्टी सीएम ने। जो 3 इससे संबंधित अधिकारी थे उनको निलंबित भी किया गया है, और डिप्टी सीएम पर चूंकि उंगली उठ रही थी, चूंकि मंत्री से स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये कौन मंत्री है। आमतौर पर लोग वर्तमान मंत्री समझेगा, तो उनकी परेशानी ये थी कि कहीं उन पर ये बातें ना आए, इसलिए उन्होंने पूरे स्तर पर इसकी जांच की। और जांच में उन्होंने नीतीश, अब देखिए दो मामले हो गए हैं इसमें। एक तो पर्चा लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, दूसरा ये सारी व्यवस्थाएं कराने वाले कौन थे? नीतीश कुमार के पीएस थे क्या? इसका कुछ आरजेडी से कुछ लेना देना भी है क्या? बीजेपी जाहिर है
उसको तो इस वक्त ठीक लग रहा होगा कि भाई नीतीश कुमार की पीएस ने फोन किया तो, लेकिन और वो रिकॉर्ड भी दिखा रहे हैं तो उसमें कुछ सच्चाई भी होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल नीतीश आपका। अब बताइए क्या होना चाहिए इसमें, हर्षवर्धन जी। देखिए, होना क्या चाहिए, इस सवाल का जवाब हो गया है बड़ा कठिन। अभी कठिन है, अब ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि अभी तक सरकार के शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान, कोई स्वीकारोक्ति नहीं हुई। मेरा ये मानना है कि ये बहुत पहले, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने शपथ ग्रहण किया, उनको पोर्टफोलियो मिल गया, उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और नीट वाले मसले पर बताना चाहिए था कि कहाँ कहाँ उन्होंने जांच कर दी है, कहाँ की जांच से क्या निकल कर आया है, एनटीए के कौन वो बेईमान अधिकारी हैं जिन्होंने ये सब किया है। पर्चा लीक हुआ तो उस सेंटर का, पटना विशेष करके इस संदर्भ में कहें, पटना का पर्चा कहां से गया था, क्योंकि ये तो पटना पर्चा छपता है, उसके बाद अलग अलग जगह रहता है, बैंकों में जाता है या किसी जरिए जाता है और वहां से फिर पहुंचता है। उस चेन को क्या ये सरकार अभी तक पकड़ पाई है? इसका जवाब है नहीं। और बिना किसी संकोच के, बिना कोई शब्द चबाए हुए मैं ये कहता हूं, ये इस सरकार के ऊपर काला धब्बा है, इससे कम कुछ नहीं। फिर ये मामला आता है, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, विजय सिन्हा जी बता रहे हैं, और देखिए कितने अच्छे से, जब अभी नीतीश बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, कहे कि वो भी उप मुख्यमंत्री हैं तो कहीं उनके ऊपर ना आ जाए, मतलब संदेह ना आ जाए, क्योंकि वो मंत्री जी लिखा था, मंत्री जी लिखा था, तो उप मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा खुजवा लिया और अब निकल के आया कि तेजस्वी यादव, उसका पीएस, उसके पीएस का कोई एक परिचित, उसके परिचित का कोई रुक जाता है गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस एनएचएआई का लिया गया। अब ये भी कमाल ये है कि ऐसे कामों के लिए एनएचएआई का गेस्ट हाउस क्यों लिया गया, क्योंकि सरकार के, राज्य सरकार के ढेर सारे ऐसे गेस्ट हाउसेस थे। तो क्या ये भी एक उस साजिश का हिस्सा था कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी विभाग को लेना चाहिए? क्योंकि ये बातें वैसे नहीं समझ में आती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तब समझ में आती हैं। अब सवाल इससे आगे का आता है, राज्य में सरकार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत सरकार है, एनटीए जैसी एजेंसी जिसको इस तरह के सारे गड़बड़ झाले दुरुस्त करने के लिए ही लाया गया, क्योंकि पहले अलग अलग लोग कराते थे, अलग अलग तरीके से होता था, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। और ये तो हो गया पटना। गोधरा में निर्णय ने बाकायदा वो स्टोरी की थी कि कैसे कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। झज्जर में एक ही सेंटर पर क्या क्या हुआ। अब इसके बाद भी अगर शिक्षा मंत्री की तरफ से स्वीकारोक्ति नहीं हो रही है, और पहले कहते हैं ना कि भाई इस्तीफा दे दो, मैं नहीं कहता हूं कि इस्तीफा दे, क्योंकि इस्तीफा देने के लिए तो बहुत नैतिक बल और बहुत साहस चाहिए। वो मंत्री कोई जिम्मेदार थोड़ी ना होता था, किसी के भी मंत्रालय में कुछ गड़बड़ हो गई, मंत्री जिम्मेदार नहीं, लेकिन उसको लगता था नैतिक बल। हम जब ये नैतिक साहस, नैतिक बल दिखाएंगे तो जिसने गड़बड़ की है उसके ऊपर जाएगा, जो जांच कर रहे होंगे वो और नैतिक होंगे। मुझे लगता है इस पूरे मामले में नैतिकता का शून्य हो जाना सबसे बड़ी चिंता की वजह है। और उन विद्यार्थियों के बारे में सोचिए, उन छात्रों के बारे में जो अच्छा पेपर देकर आए होंगे, ईमानदारी से देकर आए होंगे, क्योंकि ये तो 1000-2000 लोगों का होगा ना, बाकी तो सब ईमानदार छात्र हैं। पर रद्द हो जाए तो भी उनका नुकसान, गड़बड़ हो जाए तो भी उनका नुकसान। ये सरकार के ऊपर काला धब्बा है। एक लाइन में, पेपर बिका, पेपर खरीदा गया, पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, दोबारा पेपर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी शख्स, बिना किसी, और मैं कहता हूं कि ये पता तो चले ना, अगर और ये देखिए जो अभी नेट वाला रद्द हुआ है, जिसको परसों हुआ, कल रद्द किया गया, उसको मैं खबर पढ़ रहा था, वो भी कमाल है। होम मिनिस्ट्री ने कहीं से वो खबर पता चली कि भैया ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, तब उन्होंने ये कहा और ये पेपर रद्द हो गया एक दिन में अपने आप। यानी जो सिस्टम है उससे नहीं आया है, क्राइम की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से ये आया है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना जो है। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ी चुनौती है। हम एनईपी अगले साल लागू होते हुए देखना चाह रहे हैं, जो इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाला। अगर ये इस तरह का काम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना, मेडिकल डॉक्टर बनाने वाला, तो कितना शर्मनाक और कितना कुछ गड़बड़ चल रहा है वो सोचिए।